तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल स्टडी बूस्टर। देखिए, जनरल स्टडी बूस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। ये एक रिवीजन बूस्टर क्लास होती है। क्या होती है? रिवीजन बूस्टर क्लास होती है, जिसमें आपका वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन हो जाता है। एक ही बार में 7 to 8 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश यही करिए कि हाफ एन आवर्स या 25 मिनट्स की क्लास होती है। यू मे बी जॉइन अस, और इसके प्रीवियस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो लूप होल्स हो आप हमें बताइए कि हाँ यहाँ क्या क्या कमी रह गई है। ठीक है, तो जनरल स्टडी बूस्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रेएम्बल के में। ठीक है, प्रेएम्बल्स में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेएम्बल्स में लिखा क्या होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो इस बात की डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इन टू द सोरेन सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, सोरेन का मतलब आज़ाद, सोशलिस्ट है, ठीक है, और सेकुलर है यानी कि कोई धर्म नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है यानी कि आज़ाद है। ठीक है, एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब सिक्योर्ड है। ठीक है, अब किस तरह से सिटीजन्स को आज़ादी दी गई है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी दी गई है। ठीक है, जस्टिस कौन सा होना चाहिए भाई? आपके साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए यानी कि पैसों में लेन देन का भेदभाव नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, लिबर्टी आपको किस तरह से मिलनी चाहिए बेटा? कहाँ गया आप? लिबर्टी क्या होना चाहिए? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ की लिबर्टी होना चाहिए, अपने फेथ को मानने की लिबर्टी होना चाहिए। ये बात आपको समझनी है। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो किसी भी धर्म और रिलीजन का हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ये हमारा प्रीएम्बल कहता है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? बंधुत्व, यानी कि एक दूसरे से रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से भाईचारा, ब्रदरहुड, ऐसे समझो, ब्रदरहुड। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट था क्या? किसका? प्रीएम्बल का। ठीक है, प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा से देख लेना है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव द अथॉरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, किसके लिए है? इंडियन पीपल के लिए। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या करता है? ये हमारा क्या है? नेचर क्या है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये 4 बातें आप पॉइंट नंबर 2 से पिकअप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? वही चीज़ें आपकी दोबारा है। जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी है। ठीक, अब प्रीएम्बल में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? प्रीएम्बल को जो है सबसे पहले, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब? एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये बात आपको याद रखनी है। इसको अमेंड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 3 वर्ड इसमें ऐड करे गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, SSI। ये बात आपको थोड़ा से याद रखना है। ये पॉइंट नंबर 1 में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, किसने रेजोल्यूशन पास करा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको एडॉप्ट करा गया। ठीक है, कौन से 2 वर्ड्स को, 3 वर्ड्स को इंस्टॉल करा गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया बेटा। अब ये समझ में आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल को लेके आया गया है। ये बात आपको थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। प्रीएम्बल को अमेरिका से लेके आए हैं। इट कंटेन द समरी और एसेंस ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पालकी वाला एन इमिनेंट जूरिस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट प्रीएम्बल
एज ए आइडेंटिटी कार्ड। अब पूछा जाएगा भैया प्रायम्बल आइडेंटिटी कार्ड है, हु सेड दिस वर्ड, योर आंसर शुड बी पालकी वाला। तो 3 या 4 पॉइंट इस पॉइंट से मिल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पॉलिटी ख़त्म हो जाती है। वी आर मूविंग टुवर्ड द एंशियंट हिस्ट्री। अब यहाँ पर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे महाजनपदास के बारे में, ठीक है। महाजनपदास के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले महाजनपदास में सबसे पहले कौन सा है, मगध के बारे में है। मगध सबसे पावरफुल जनपदास में आता है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मगध कहाँ पड़ता है ये हम लोग देख लेते हैं। मगध जो है मॉडर्न डे ऑफ पटना है, पटना गया है, ठीक है बेटा, पटना गया या शाहबाद। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका उठा लिया जाएगा पीसीएस के, अगर प्रोस्पेक्टिव से आप पढ़ रहे हो तो देखिए मेंशन कर देंगे पटना, गया और तीसरा पॉइंट जो है शाहबाद भी दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी लाइनर वाले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, कई स्टेटमेंट उसमें दिए जाते हैं, ठीक है बेटा। 2 कैपिटल थी, गिरिवराज भी थी और एक पाटलिपुत्र भी थी। तो 2 पॉइंट इसका भी याद रखिएगा। अगर इसको थोड़ा सा रिवर्स करके दे देते हैं तो ये आप यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। राजगीर और फोर्टिफाइड को राजगीर और पाटलिपुत्र को फोर्टिफाइड कर दिया गया था। 5th सेंचुरी की बात हो रही, सबसे पहला यही है महाजनपद, ठीक है बेटा। अब इसकी लोकेशन क्या है, इसकी बाउंडेशन क्या है, रिवर गंगा आती है नॉर्थ में। पूछा जाएगा भैया नॉर्थ में रिवर गंगा आती है, चंपा जो है ईस्ट में आती है, ईस्ट में जो है चंपा है। विंध्यन रेंज जो होता है, विंध्यन रेंज जो है साउथ में आती है, साउथ, ठीक है। विंध्यन रेंज जो है साउथ में विंध्यन रेंज है, ठीक है। सोन रिवर जो है वेस्ट में, सोन यहाँ पर है, ठीक है। चंपा यहाँ पर है ईस्ट में, चंपा ईस्ट में है, सोन यहाँ पर है, विंध्यन रेंज यहाँ पर है, गंगा ऊपर है। इस तरह से होगा। किंगडम को किसने रूल करा है भैया, बिम्बिसार ने अंडर द मगध किंगडम। इसी वजह से बहुत ज़्यादा तगड़े से फ्लोरिश हुआ है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको मिली हैं, मेंशन की गई हैं डिटेल्स किंग के बारे में, कहाँ से मिली है, अंगुस्त्रा निकाय से मिली है। पूछा जाएगा भैया अंगुस्त्रा निकाय किस महाजनपदास से बिलोंग करता है, योर आंसर शुड बी मगध, ठीक है। ये याद रखिएगा मगध, ठीक है। मगध क्यों फेमस हो गया, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पर फ्लोरिश कर रही थी, ठीक है। दूसरी बात, मगध इस वजह से भी फ्लोरिश कर गया कि यहाँ पर बुद्धा ने अपने बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किए, ठीक है, राजगीर में, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते गंधार की बात करते। गंधार काबुल अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है। अब गंधार में कौन था, पुकुसती था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि आउटसाइड पे पड़ता है तो इसका कोई रोल नहीं है, बट फिर भी ऐसा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट। तक्षशिला कैपिटल है इसकी, सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड लर्निंग, ठीक है। तक्षशिला ट्रेड और लर्निंग की एक सेंटर था, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है। ये याद रखिएगा। पनिनी जो थे नेटिव थे गंधार के, ये बात थोड़ी सी याद रखिए, थोड़ा से इसमें इन्होंने दिया है। फिर कौशल कहा, कौशल के बारे में इन्होंने बात करी है। कौशल क्या है, एक कौशल को इंडिकेट करते हैं बहुत सी चीज़ों से, मगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का कल्चर यहाँ पर पाया गया है। दूसरा रामायण से रिलेटेड है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। कौन सी नदी इधर बहती है, सरयू नदी बहती है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो होता है कैपिटल है श्रावस्ती, नॉर्दर्न पार्ट में श्रावस्ती है और साउदर्न पार्ट में जो है अयोध्या है। अयोध्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, अयोध्या। साउदर्न पार्ट में तुम्हारे अयोध्या है, नॉर्दर्न पार्ट में श्रावस्ती है। कौशल जो है ईस्टर्न यूपी में है भाई। ईस्टर्न यूपी का मतलब क्या होता है, यूपी ऐसे है, ठीक है, यूपी का मैप ऐसे है तो ईस्टर्न यूपी इधर है कौशल की तरफ, यानी कि बहराइच की साइड पे है, ठीक है, नेपाल से जुड़ा हुआ, ठीक है। कौशल को किसने रूल करा था, प्रसन्नजीत ने भैया, इनको ना भूलना। पॉइंट नंबर 1 देखो, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, प्रसन्नजीत हो गए, रामायण हो गए, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा से 2-3 पॉइंट इससे भी याद रखना है, अशोका से, सॉरी रामायण से। ये पॉइंट आपका हो गया है।
अब हम लोग जा रहे हैं मिडाइवल पीरियड्स पे। मिडाइवल पीरियड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गहदवलाज के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले गहदवलाज आए हैं, ये हमारा मिडाइवल पीरियड की बात हो रही है। अब हम लोग मूव करेंगे मिडाइवल पीरियड्स के बारे में, ठीक है। मिडाइवल पीरियड्स में गहदवलाज आए, कन्नौज के राजकुमार हैं ये सब लोग, ठीक है। सबसे पहले राजपूत हैं। राजपूत में देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर गहदवलाज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये सब देखो राजपूत है, राजपूत अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग राजपूत होते हैं, जैसे गहदवलाज हैं कन्नौज के, परमार हैं मालवा के, ठीक है। मालवा में जो रहते हैं वो उनको परमार कहते हैं। चौहान जहाँ रहते हैं उनको, वो अजमेर में जो लोग रहते हैं, जो राजपूत अजमेर से बिलोंग करते हैं, उनको चौहान कहेंगे। 2 3 4 पॉइंट आपको याद रखिएगा। कलचुरी जो है जबलपुर से हैं। चंदेल जो है बुंदेलखंड से हैं। चालुक्यन गुजरात से हैं। तोमर जो है दिल्ली से। तोमर का याद रखिएगा, तोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, बट पॉइंट जो है यही सब चीज़ें याद रखना है। गहदवलाज जो आए हैं, सबसे पहले इन्होंने पालाज रूलर को आउट करा। कहाँ से? बिहार से। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ही क्लेम्ड, सूरवंशी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सूरवंशी कहलाते थे। ये पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है, ठीक है। चंद्रदेवा ने इसकी फाउंडेशन रखी क्या, कब? 1090 में, यानी कि 1090 में चंद्रदेवा ने रखी थी, ठीक है। चंद्रदेवा ने राजपूता रूलर को हराया था। राजपूता रूलर कौन है? गोपाल। पूछा जाएगा भैया गोपाल को किसने हराया? योर आंसर शुड बी चंद्रदेवा ने। चंद्रदेवा कौन है भैया? गहदवलाज के रूलर हैं। ये कौन है? फर्दरमोर ये फाउंडर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मुसलमानों के लिए इन लोग ने तर्कशुदा जो है दंड रखा, ठीक है। जैसे जजिया था ना, उसी तरीके से ये मुसलमानों के लिए था, ठीक। सेकेंड ऑप्शन जो होता है 1114 से 1154, ये कौन है? ग्रांडसन है चंद्रदेव के। चंद्रदेव के ग्रांडसन है कौन? गोविंद चंद्र देव। गोविंद चंद्र देव कब आए? 1114 में। 1114 से 54 में आए, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मण धीरा इनके जो हैं मिनिस्टर्स हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कीर्तिया कल्पत्रु लिखा, कीर्ति कल्पत्रु लिखा, ये पॉइंट आपको याद रखना बेटा। गोविंद चंद्र देव का सबसे महान काम क्या था? उन्होंने गजनवी को हराया था। डिफीटेड द गजनवी। कुछ भी भूल जाओ भैया, इसको ना भूलना। गोविंद चंद्र देव रिलेटेड टू गजनवी, गजनवी को इन्होंने हराया था और कन्नौज को इन्होंने फ्लोरिश करा था बहुत तगड़े से। तो एक पॉइंट आपको गोविंद चंद्र देव के बारे में ये लिखना होगा कि 1114 में आए, ठीक है। ग्रांडसन थे चंद्रदेव के, ठीक है। गहदवलाज के रूलर थे। उनकी वाइफ कुमार देवी थी, वो बुद्धिस्ट थी, ये याद रखिएगा। बुद्धिस्ट फेथ था, सॉरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इन्होंने कन्नौज को पहली कैपिटल बनाई, कन्नौज को पहली कैपिटल बनाई और बनारस को दूसरी कैपिटल बनाई। अब पूछा जा सकता है रिवर्स ऑर्डर में कि नेम द रूलर हु मेड द कन्नौज इज द फर्स्ट एंड सेकंड इज द बनारस कैपिटल, लिख दो। अब जो रूलर आए हैं विजय चंद्र देव, विजय चंद्र का मतलब क्या होता है भैया? इनका राज कब आया? 1154 से 70 तक, ये याद रखिएगा। ये कौन है? गोविंद चंद्र देव के लड़के हैं, बेटे, ठीक है। इनको मल्ला देव की भी कहा जाता है, विजयपाल भी कहा जाता है। अगर रिवर्स ऑर्डर में पूछें भैया, मल्ला देव बिलोंग टू विच डायनेस्टी, ठीक है, याद रखिएगा। राजपूत डायनेस्टी के गहदवलाज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। विजय चंद्र कब आए भैया? 1154 में, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन दिल्ली वाज लॉस्ट टू तोमर। जब ये आए थे तो बहुत तगड़े से दिल्ली हार चुकी थी, ठीक है। जयचंद्र के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। जयचंद्र पृथ्वीराज के कंटेम्प्रेरी थे। 1170 से 94 तक आए थे, ठीक है। मोनार्क, कन्नौज के ये भी राजा थे भैया, ठीक।
जयचंद्र वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी 1194 में हार गए थे। कौन? बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। ड्रोन इन द गंगा, गंगा में डूब के मर गए थे, ठीक है। तो जयचंद्र के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि गंगा में कौन राजा डूब गया था, तो योर आंसर शुड भी जयचंद्र, ठीक है। मोहम्मद गोरी के साथ जो है इनकी जंग हुई थी, बैटल ऑफ चंदावर में हुई थी, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग मूव करते हैं मिडाइवल पे, सॉरी मिडाइवल ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, मॉडर्न पे, ठीक है। मॉडर्न में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच के बारे में बात करेंगे भैया, फ्रेंच, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में सारी चीज़ें हो गई हैं, बस फ्रेंच अभी बचा था, दैट्स आई हैव स्टार्टेड। लुइस 15 फ्रेंच कंपनी नेम कंपनी डेज इंडेस ओरिएंटल्स वाज फॉर्म बाय द फ्रेंच मिनिस्टर, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी उसी तरीके से जस्ट लाइक देम मेक देम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाया था? फ्रेंच मिनिस्टर कॉलबर्ट ने। कब, कहाँ? फ्रेंच में। कब? 1664 में। ये याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट से, ठीक। एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? फ्रेंच कंपनी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले अब ये लोग आए हैं फ्रैंकोसिस आए हैं, इस्टेब्लिश फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री। सबसे पहले फ्रेंच ने फैक्ट्री डाली सूरत में, ठीक है। फ्रेंच ने सबसे पहली फैक्ट्री डाली सूरत में 1668 में, फिर सेकंड मछलीपट्टनम में, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा, फ्रेंच का इस्टेब्लिशमेंट 1664 से स्टार्ट हुआ था। 68 में इन्होंने सूरत में 68 में इन्होंने अपनी सूरत देखी और 69 में ये मूसली खाया इन्होंने, ठीक है। किसने? फ्रेंच ने। ऐसे याद कर लेना भैया समझाने के लिए, ठीक है। 69 में इस्टेब्लिश करी क्या? पर्शियन मार्करा क्या है? एक फ्रैंकोसिस कैरन का फ्रेंड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको इतना इंपॉर्टेंट ना समझ। ये दो याद रखना भैया, सूरत दिखा के मूसली खाया, ठीक है। कब? 68 में, ऐसे समझ लो। फ्रैंकोसिस मार्टिन बिकम द फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल, ठीक है। फ्रैंकोसिस मार्टिन कौन है? फ्रेंच गवर्नर जनरल। कहाँ का? पौंडीचेरी का, इनका सेंटर था पौंडीचेरी। शेर खान लोधी ने, ये कौन है? गवर्नर ऑफ वैकोंडापुरम, बीजापुर के सुल्तान है, ऐसे याद कर लेना। शेर खान लोधी जो हैं बीजापुर के सुल्तान हैं। इन्होंने ग्रांट दिया था, कहा कि भैया फ्रैंकोसिस मार्टिन आ जाओ और तुम पंडिचेरी में, ठीक है, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके चेरी खाओ, ठीक है। कब? 1673 में, ठीक है। पंडिचेरी में चेरी कौन खा रहा था? फ्रांस वाले खा रहे थे, ठीक है भैया। बुरा ना मानना, इसमें सिर्फ मेमोनिक कोड है, ठीक है। यहाँ पर समझाने के लिए बात हो रही, कोई ऐसा वैसा ना समझना, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा ये चीज़ है। डच इन अलायंस विद द ब्रिटिश कैप्चर पौंडीचेरी, ठीक है। डच जो है अलायंस करते हैं ब्रिटिश के साथ, पौंडीचेरी इनकी छीन लेते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ रेसविक होती है बेटा डच के साथ और फ्रेंच के साथ, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, ट्रीटी ऑफ रेसविक, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक। ट्रीटी ऑफ रेसविक किसके साथ हुई है? डच और फ्रेंच के साथ हुई है। कब? 1697। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर आगे देखते हैं बेटा, फ्रेंच कंपनी वर मोर गोइंग टू एस्टेब्लिश द कोस्टल रीजन, कॉन्सिक्वेंटली दे मेड कराईकल, पंडिचेरी में इन्होंने बनाया, बालासोर में बनाया, कासिम बाज़ार में बनाया। 3 चीज़ें आपको याद रखना है, पंडिचेरी, बालासोर और कासिम बाज़ार, ठीक है। शाइस्ता खान कौन है भैया? शाइस्ता खान सूबेदार है बंगाल का। अलाउड द
फ्रेंच टू बिल्ड द फैक्ट्री चंदर नगर में बनाने की इजाज़त दी थी। 1674 में चंदर नगर में बिल्डअप करने की कोशिश करी थी, बोल दिया था कि भैया तुम लोग आ जाओ, बना लो, फैक्ट्री डाल दो। ठीक है, बस यहीं पर आपको पढ़ना है। वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन 701 से 1714 में हुआ। वीकेंड द पोजीशन ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच कब थोड़ा से वीक हो गए, जब स्पेनिश से लड़ाई हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखना। फ्रेंच ने अबंडन कर दिया फैक्ट्री एट सूरत, मछलीपट्टनम एंड बाटम। ये चीज़ याद रखना है कि स्पेनिश ने जब अटैक मारा था 1701 में, तो इनका वीक पोजीशन हो गया था। ठीक है, इस वजह से इन्होंने सूरत की फैक्ट्री मछलीपट्टनम और बाटम में हटा दिया था। ठीक है, बाद में फ्रेंच वाले जो है मॉरिशस शिफ्ट हो गए। ठीक है, माहे 75, कराइकल 1738 सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से मॉरिशस में भी इन्होंने अपना अटैक मारा। देखिए फ्रेंच जो आए थे वो सब जगह फैल रहे थे। ठीक है, फ्रेंच एक्वायर्ड द कंट्रोल ऑफ द मॉरिशस 1721। माहे का मतलब यानी मालाबार, कराइकल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना। फ्रेंच में जो मेन गवर्नर था डुप्लिक्स था। ठीक है, डुप्लिक्स ने फर्स्ट फ्रेंच वार जो है जीती थी इंग्लिश से, तो इस वजह से बड़े फेमस हो गए थे, मगर दोबारा जो है डूब गई है, इस वजह से इनको बुला लिया गया था। ठीक है, डुप्लिक्स कैप्चर मद्रास इन 1746। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत तगड़े से। कैनेडिक वार के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। देखिए सेम थोड़ा से शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं कि कैनेडिक वार में हुआ क्या था। फर्स्ट कैनेडिक वार कब हुआ था? 1746 में। ठीक है, ऑस्ट्रियन वार्स ऑफ सक्सेशन ड्यू टू एंग्लो फ्रेंच वार। ठीक है, एंडेड 1748 में ख़त्म हो गया था। फर्स्ट एक्सला चैपल हुआ था। ठीक है, इन लोगों के बीच में जो है एक्सला चैपल हुआ था। मद्रास को इन लोगों ने सीज कर लिया था। ठीक है, कैनेडिक वार में फ्रेंच ने। ठीक है, उसके बदले में इन लोगों ने जो है अटैक कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकेंड वार कब हुई थी? 1749 में हुई थी। इसमें इंडिसिसिव थी, समझ में नहीं आया था कौन है जीतेगा। श्योरली अंडरमाइन द फ्रेंच पावर इन द साउथ इंडिया विच डुप्लेक्स वाज रिकॉर्ड टू फ्रेंच इन डिसग्रेस। ठीक है, बाद में डुप्लेक्स की हार हो गई थी सेकेंड वार में। पहले जीते थे, फिर बाद में हार गए थे। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। इसको मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी स्पेक्ट्रम से। राइट, बहुत तगड़े से अच्छा दिया हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड कार्नेटिक वार की। थर्ड कार्नेटिक वार इसमें 1756 में दिया है। ठीक है, 1756 से 63 दिया है। डिसाइसिव वार है, बैटल ऑफ वेंडिवॉश, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लैली आते हैं। ठीक है, जो है फ्रेंच की तरफ से, उनको बाहर ले जाते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं वहीं पर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में हुई थी। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है। तो यहाँ पर आई थिंक सो हमारा जीएस बूस्टर वो मॉडर्न पीरियड्स भी हमारा ख़त्म हो गया। तो 4 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर रखे हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सी इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी को भी थोड़ा सा हमें बूस्ट करना है। ये लेक्चर 25 मिनट से 30 मिनट तक का होता है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा और लेंदी हो जाए। कभी कभी होता है कि थोड़े से अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक इंसान को जॉब मिल जाए, ठीक है, उसके पर्टिकुलर उससे, ठीक है, जो आपका प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन आपको जॉब मिल जाए या आप काम करने लायक हो तो उसमें आप जॉब कर रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप लायक हो बट आपको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, एनीबडी नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, वो नॉलेज रखता है बट डोंट हैविंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, इसी को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, 2 काइंड्स होते हैं, एक वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयड होता है, एक वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होता है बेटा। ठीक है, कभी कभी नौकरी मिलती है, ठीक है, कभी कभी जॉब नहीं होती, कभी कभी वैकेंसी नहीं होती, कभी कभी बहुत से सेगमेंट्स होते हैं इसमें।
ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जॉब नहीं होती, आपके प्रोफेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती, तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बूस्ट होता है। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ अ रिजल्ट डिप्रेशन हो जाता है तो साइकिल बदल जाता है, यानी कि डिप्रेशन आ गया तो जॉब कम हो जाती है, जब जॉब कम हो जाती है तो वहाँ पर नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब ठीक होता है रिसेशन बूम में आता है तो वहाँ पर आपको रख लिया जाता है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दिस इज काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? जिसमें चेंजेस आ जाएं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बता देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ रेफर टू द दोज हैव नो वर्क टू डू। ठीक है, ओपन वर्क में क्या होता है? ठीक है, दे आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क। ठीक है, काम करने के लिए होता तो है मगर वो काम कर नहीं पाते, नो वर्क टू डू। ठीक है, नो वर्क का मतलब यानी कि नहीं, काम नहीं होता, सॉरी। ठीक है, ओपन एम्प्लॉयमेंट काम नहीं होता है मगर इंसान अवेलेबल है बट काम नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा ओपन एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, जिस जगह खेती हो रही होगी, ठीक है, जिस सीज़न में खेती होती है उस सीज़न में लोग काम कर लेते हैं, फार्मर्स। ठीक है, अब वहाँ पर उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, उसी को सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जैसे मान लो गर्मियों में कूलर धक बिक रहे हैं, ठीक है, कूलर तो बिक रहे हैं, बस जैसे गर्मी ख़त्म हुई कूलर बंद हो गया। अब जो कूलर की स्पेसिफिक शॉप होगी वो तो बेचारी बैठ जाएगी, तो इसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। कौन सा? सीजनल एम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयड क्या होता है? दिस इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरिया, दोज एजुकेटेड पर्सन हु आर अनेबल टू गेट वर्क अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग करी मगर इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं मिल रही, आपको क्या मिल रहा है? चपरासी की नौकरी मिल रही, तो क्या करोगे? नहीं करोगे। तो ये हमारा एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट हो गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ रिजल्ट व्हेन अ पर्सन कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन लेस देन व्हाट शी कैपेबल। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक इंजीनियर है और काम कौन सा कर रहा है? चपरासी का काम कर रहा है, तो ये चीज़ होता है बेटा, इसी को डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपकी विल आपकी जॉब नहीं मिल पाई है। ठीक है, कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इट मीन दैट लेबर पावर विच इज़ रेडी टू वर्क ऑन द करंट रेट। ठीक है, करंट रेट पे काम करना चाहता है बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक पॉइंट और है, डेंटी क्या होता है? डेंटी का मतलब यानी कि अब ये इंग्लिश वोकैब्स है, वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट। डेंटी का मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार। डैश का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेट करना, परेशान करना। डर्थ का मतलब यानी कि स्टेट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, डिबेस का मतलब यानी कि किसी को घटाना, ह्यूमिलिएट करना। ठीक है, किसी को घटाना, ह्यूमिलिएट करना। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है डिबिलिटेट, इसका मतलब क्या होता है? वीक करना। और डेलिबरेट का मतलब सोच समझ के काम करना। डिसाइव का मतलब मिसलीड करना। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? हर लुक वॉज क्विट कंपेयर्ड बिहेवियर। डिसेप्टिव का मतलब चालाक। डिसाइटमेंट, डेसिमेशन का मतलब किसी को बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ये डे है, ये हमारा मिसलेनियस का पार्ट हो गया। ठीक है, 6 टॉपिक हो गए हमारे। ठीक है, एक हमारा पॉलिटी हो गया, एक एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, ठीक है, मॉडर्न हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, वोकैब्स हो गया, और ये हमारा मिसलेनियस हो गया। ठीक है, मिसलेनियस में हम लोग अक्टूबर का डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अक्टूबर में ओल्ड पर्सन डे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा जाता है। 2 अक्टूबर आप जानते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को होता है। हैबिटेट डे 1 मंडे को होता है बेटा। एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को होता है। टीचर डे आपको मालूम ही है 5 अक्टूबर को होता है। ठीक, वाइल्ड एनिमल डे 6 अक्टूबर को होता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। और पोस्ट डे जो है 9 अक्टूबर को होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। जनरल स्टडी बूस्टर में आपको 8 सब्जेक्ट मिलते हैं एट ए टाइम, ताकि आप अपना रिवीजन वन ऑफ द बेस्ट कर सको। एक बार में 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो में आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ज्वाइन करिए हमारा अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी, जिसमें
करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी बूस्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री सब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे जाना, उसमें क्लास 12 के सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। जनरल स्टडी सॉल्यूशन में आपको सारे सब्जेक्ट कंपटीशन लेवल के मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप एक्सेस कर लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप 12th क्लास से लेके अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यू मे बी विजिट माय चैनल। थैंक यू।